विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को कि 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब एक किसान ने अगर मध्य प्रदेश का है तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार भी हो रहा है। और अब तक 31 दिसंबर तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। आपने पूछा किसान को लाभ क्या होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं। मंडी में जाने से पहले ही इनाम मोबाइल ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बिड वैल्यू देख सकते हैं, किस मंडी ने, किस व्यापारी ने कितने रेट लगाए। किसान को SMS के जरिए अपनी वस्तु की अंतिम बिड रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे कि इस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देख के वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। फार्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्र और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। और इसके लिए उसे अपने उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती कि वो बेच के ही जाए। वो अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों के लिए ये इनाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरदान साबित हो रही है। माननीय सभापति, और सप्लीमेंट्री रजनी पाटिल जी, सॉरी, श्रीमती रजनी पाटिल। मंत्री जी ने अभी जो प्रबोधन दिया उससे हम बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हमें ये बात करनी है कि जो आप बोलते हैं वो आदर्श है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं जो देखती हूँ, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, वैसे वहाँ होता नहीं है। जब गांव में जाते हैं, मैं परसों ही जब पार्लियामेंट सेशन के लिए आ रही थी, हमारा जो विभाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे मिली भगत होती है व्यापारियों की और किसानों की, जो वहाँ के APMCs की। तो किसान कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि किसानों को कोई चारा ही नहीं उड़ता कि वो वहाँ पे जाके कम भाव में बेचे। वो चाहे कपास हो, MSP का तो कुछ पता ही नहीं, आपने उसको लीगलाइज करने की बात भी नहीं की है। तो इसके लिए हमारे मंत्री जी क्या करने वाले, गवर्नमेंट क्या करने वाली है? धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए तो ये इनाम की योजना लेके आए हैं, एक राष्ट्र एक बाजार। इसीलिए कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच वो आपकी सके। योजना को अच्छी बता रहे हैं और इसीलिए ये योजना आई है। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय, मंडी राज्य संचालित करते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती है कि व्यापारियों का कई नेक्सस बन जाए,
किसान आ गया तो अब बेच के ही जाए और उसके रेट वो लगाए। अब इसमें किसान को जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर बैठे फिर से वो तय कर सकता है कि उसको माल व्यापारी को बेचना है कि नहीं बेचना। पूरा देश एक बाजार हो जाता है। इस तरह के प्रयोग विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये दूसरे के बस का नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फिफ्थ एंड लास्ट सप्लीमेंट्री, संतोष कुमार पी। Sir, I have a very straightforward question to you. We have a number of schemes and we are spending huge amount on agriculture, and agriculture is the major contributor to the job sector also. So when are you going to implement the MSP as recommended by Swaminathan Commission? Any chance of it legally? Cost of production plus 50. It varies from state to state. Is there a chance of getting it implemented in the near future? मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूं, यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने तय किया जब उधर की सरकार थी, और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी तो आपने तो एफिडेविट देकर मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। धन्यवाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, श्री संजय राउत। सर, आप ध्यान करेंगे साहब। Statement is laid on the table. फर्स्ट भारत सप्लीमेंट्री, की- श्री संजय राउत। भारत की डायमंड इंडस्ट्री जो है ये लगभग $37 बिलियन का उद्योग है इस देश में। लेकिन ये डायमंड इंडस्ट्री की चमक थोड़ी उतर रही है। आज इंडस्ट्री पूरी तरह से कंगाल हो गई है और उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो वहाँ काम करने वाले लाखों वर्कर्स, वहाँ उस इंडस्ट्री पर डिपेंड रहने वाले और लोग भी हैं, जो लाखों लोग हैं। अभी गोविंद भाई ने कहा कि 15 से 16 लाख लोग सूरत में है, मुंबई में है और भी जगह पे है। 2 साल में सूरत में 150 जो हीरा पॉलिश करने वाले जो कारागिर है उसने आत्महत्या कर ली है। ये सूरत की बात है। प्रश्न पूछिए। हम ये मानते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन का वॉर है और भी कुछ बातें हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कारागिर है, उनके सामने ये चैलेंजेस अगर है तो ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, लाखों लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, उस बारे में सरकार के पास, उनके भविष्य के बारे में सरकार के पास क्या योजना है, जिसका जवाब आपने दिया नहीं है मेरे प्रश्न में। माननीय मंत्री जी। सदस्य को काफ़ी सारी जानकारियों का अभाव है। माननीय सदस्य को कहाँ से ये सब आंकड़े आए हैं वो तो मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जब पूरे विश्व में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो लग्जरी गुड्स पे स्पेंडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे अफेक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर है, पहले कोविड आया, फिर 2 युद्ध है। उस सब के सब बावजूद भारत ने तुरंत अपनी डायमंड इंडस्ट्री को रीमॉडल किया। हमने लैब ग्रोन डायमंड्स को बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। ज्वेलरी, जिसमें डायमंड्स स्टडेड ज्वेलरी भी होती है, उसको बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया। मुंबई में सीप्स में एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है, जिसके माध्यम से अलग अलग निर्यातक अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लेके जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कई सारे कदम उठाए गए, और मैं माननीय सदस्य को जरूर अवगत कराना चाहूँगा कि लैब ग्रोन डायमंड्स एक प्रकार से भारत की ताकत बनते जा रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक, भारत में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई है कि हम विश्व के लीडर बन गए। दूसरे पे IIT मद्रास एक पूरा
स्टडी कर रही है, पूरी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। सरकार ने 242 करोड़ रुपए उस रिसर्च के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसके तहत वहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी तैयार होने के बाद हम उसमें भी एक विश्व स्तरीय ताकत बनेंगे। साथ ही साथ जो G7 कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है, अमेरिका आती है, G7 कंट्रीज ने रशियन डायमंड्स को जो 0.5 कैरेट के ज़्यादा है उसको अलाउ करना बंद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत फोरफ्रंट में था कि G7 के साथ चर्चा करे। उसको हमने डिफर कराया 6 महीने, सितंबर के बदले अब मार्च तक गए। साथ ही साथ उसमें ग्रैंडफादर कराए जो पुराने डायमंड्स ऑलरेडी ज्वेलरी में बन गए थे या पॉलिश हो गए थे। जो नए ज्वेलरी भी बनेगी उसमें एग्जेम्पशन दिलाई और